जैसे कोई एससी का या एसटी का ओबीसी का कोई समाज का लड़का, यंग लड़का, पढ़ा लिखा हो और काफी शिक्षित हो, स्किल्ड हो किसी पर्टिकुलर किसी फील्ड में, तो जब किसी लड़की को देखने जाए सरकारी जॉब लग रही है, लाइट भेजो भाई, तो क्या होता है कि वह उस व्यक्ति को इसलिए नकार दिया जाता है कि उसके पास 16 लाख की कार नहीं, उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है सरकारी, जबकि वो उच्च शिक्षित है, स्किल्ड है, जो किसी दूसरे फील्ड में भी अच्छा कर सकता है, बावजूद इसके उसको नकार दिया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो अपोजिशन यानी जो दूसरे पक्ष में उसको नकारा, जो कि उसी के समुदाय का था या जाति का था, इसका मतलब है कि उसके अंदर भी पूंजीवाद, मतलब वो पैसों को ज्यादा महत्व दे रहा है, ना कि उस व्यक्ति को जो बहुत अच्छा है और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस तरह की मानसिकता पूरे भारतीय समाज में दुर्भाग्यजनक रूप से घुस गई है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया, भैया इसके पास कुछ है कि नहीं। आप देखेंगे कि शेड्यूल्ड ट्राइब में, माफ करना, बहुत सारे लोग एसटी में बैठे हुए हैं जो सरकारी शासकीय सेवा में है, जैसे वो फॉरेस्टर हैं, शिक्षक हैं और भी पदों पर है। शाम को 6 बजे के बाद मटरू ढाबा में, उसका सीधा संबंध वैसे से, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ, वो तो शराब पीने जाते हैं और वो महंगी शराब वहाँ से लेते हैं कि ये बताने के लिए कि मैं जो है सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं 1000 की शराब खुद भी पीऊँगा, 1000 की बाजू वाले को पिलाऊंगा और ऐसा रोज करता हूँ। तो ये मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ। मेरा दोस्त योगेंद्र चक्रवर्ती जो मटरू ढाबा का ओनर है, वो मुझे बताता रहता है कि मतलब एसटी के सारे सरकारी कर्मचारी जो है यहाँ पे शराब पीने आते हैं, महंगी पीते हैं, 2-4 और भी साथ में लेकर के आते हैं। तो ये बताते हैं कि हम जो है सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे पास ऐसी कार है, ये है, वो है। तो उनकी जिस परिवार में जिस लड़की से शादी हुई होती है, उस परिवार से भी आप जाकर के मिलोगे तो पता चलेगा कि लड़की पक्ष वाले उस तरह के लड़के से जो बेवकूफ टाइप का, कांदा टाइप का है, भयंकर परेशान है कि कहाँ फंस गए हम यहाँ पर, इनको लड़का मतलब अपनी लड़की दे करके। तो वही मैं कह रहा था कि जब हम किसी कार को देख करके अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करते हैं कि ये वाली कार भी मेरे पास होती, तो वही पूंजीवाद है, आप क्योंकि सोच ही नहीं रहे। और इसी को मतलब आप दूसरे उसमें भी ले सकते हो। अब आता है व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद ये है कि जब व्यक्ति केवल अपने हित के बारे में सोचे, अपने नाम के बारे में सोचे। वही हुआ कि बहुत सारे संगठन एसटी, एससी और ओबीसी के बनते हैं तो नेम, फेम और मनी को लेकर के कि मेरा नाम हो, मेरे पास पैसे आए, मेरी कहीं से सेटिंग हो जाए, वो कर करके वो नेतृत्व करने के लिए पहले आगे आएंगे। उसके बाद अपोजिशन से यानी जो सत्ता वाली पार्टी है उनके साथ वो सेटिंग करते हैं और फिर अपने आप को या अपनी प्रतिभा को पौने दाम पर बेच देते हैं। तो ये है व्यक्तिवाद, क्योंकि इसकी भी जरूरत मेरे को लगता है कि एसटी, एससी, ओबीसी के बीच में या ओसेस में इसकी जरूरत नहीं है। फिर एक आता बाजार कि बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ों को खरीद के आप अपने घर में रख लेते हो ताकि उसको देख करके उसकी वैल्यू आंकी जाएगी, अरे इसके घर में ऐसा है, इसके घर में ये, इसके घर में वो है। तो उन चीज़ों से मुझे लगता है कि मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं, इससे आपकी वैल्यू नहीं आंकी जाती है। और मैं एसटी, एससी, ओबीसी समाज के दूसरे पक्ष को भी रखता हूँ कि पूरे देश का जो निर्माण है, जैसे स्मार्ट इंडिया की बात करें या मेड इन इंडिया की बात करें, वो सब एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के पुरुष और महिलाएं या बूढ़े बच्चे सभी करते हैं। आप देखिए कि जो रोड का निर्माण हुआ घुघरी में, उस रोड के निर्माण में एसटी, एससी और ओबीसी की महिलाओं ने योगदान दिया। खेतों में जब धान की कटाई होती तो एसटी, एससी, ओबीसी की महिलाएं जाती, यानी इस पूरे देश को स्वर्ग जैसा सुंदर एसटी, एससी, ओबीसी की महिला पुरुषी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पक्ष है एसटी, एससी, ओबीसी में। लेकिन दुर्भाग्यजनक रूप से जब संगठनात्मक तरीके से एकजुट होने की बात आती है, जब वह संगठित होने की बात आती है कि हम कैसे संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, तब हम कहीं पीछे हट जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि बहुत लंबे समय से मंडला या मंडल जैसे जितने भी जिले पूरे इंडिया के अंदर, उन जिलों में वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है। आपको मैं आपके संज्ञान में बताना चाहता हूँ कि जो आरडी कॉलेज में मंडल है, आरडी कॉलेज की जो सपील बनी है अभी हाल ही में बाउंड्री बांध के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा है। आप आरडीआई से पता कर लीजिए। तो वर्ल्ड बैंक से पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ट्राइबल बहुल जिला है और यहाँ इस जिले के नाम पर माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव वगैरह ये सब अपील करते हैं वर्ल्ड बैंक से कि ये जो जिला है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है, हमें इस जिले के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो आप देखेंगे कि विगत कई सालों से इस जिले में शिक्षा को लेकर बेहतरीन काम नहीं किया गया है। आप अपने बच्चों को, जैसे कोई संपन्न परिवार है एसटी, एससी, ओबीसी में, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए जबलपुर, भोपाल या पुणे वगैरह भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि वहाँ अच्छे हायर इंस्टीट्यूट एजुकेशन संस्थान वहाँ पे उपस्थित है। मंडला में ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि मंडला की जो जनता है उनको तथाकथित ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग मानसिक गुलाम बनाए रखने के उस पर
धार्मिक गतिविधियों में ज़्यादा मुझे रखते हैं। आप देखेंगे कि 1-2 साल पहले की बात है, हेलीकॉप्टर से नवरात्रि के विसर्जन पर फूल बरसाए, जिसका कोई परमिशन नहीं था नवरात्रि के उस पर। तो बहुत सारे लोग गाँव से लोग आए कि अच्छा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है, क्या बात है, ऐसी कौन सी दुर्लभ चीज़ है या कौन सा ऐसा वो है। तो आप देखेंगे कि हमारे ST SC OBC समाज में जागरूकता की कमी नहीं होने का रीज़न यही है कि यहाँ पे ना मेडिकल कॉलेज था पहले से, न सभी जातियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज था। क्योंकि एजुकेशन आपके सीधे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ओपन करता है। जैसे जो लोग भी वकालत कर रहे हैं, आदरणीय सी पटेल जी, आदरणीय चौकसे जी, तो वकालत में बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ हैं जिसमें इनको काफ़ी चिंतन मनन करना पड़ता है। तो इनके एजुकेशन की वजह से ये जागरूक है और इसलिए बहुत सारे लोगों को न्याय भी दिला पा रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो वकालत करने वाले लोग मनोवादी विचारधारा के लोग, तो उनसे आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप अपने आप से सवाल करिएगा। इसीलिए जैसे पूंजीवाद हमारे देश में हावी हुआ है, तो 1% लोगों के पास देश की 73% संपत्ति है। ये हालिया एक रिपोर्ट है, रिसर्च किया है NGO ने, उसने बताया है 1% लोगों के पास देश की 73% संपत्ति है और वो 1% लोगों में पूरे जनरल वर्ग के लोग शामिल हैं, उसमें ST SC और OBC के लोग नहीं हैं। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर ST SC और OBC के लोगों को पूरे देश के अंदर एकजुट होना चाहिए। क्योंकि यदि हम एकजुट नहीं होंगे, देश के अंदर 6 नेशनल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, BJP, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPI और CPI, 6 नेशनल पार्टी मनुवादियों की या ब्राह्मणों की पार्टी है, वो ST SC OBC की पार्टी नहीं है। और इनके बायोलॉजी में कहीं पर भी ST SC और OBC को किसी भी तरह से मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत उनको ऐसा कोई अधिकार दे दिया जाए और आप आज़ाद हो जाओ। हाँ, कुछ जो बहुत जागरूक टाइप के लोग हैं ST SC OBC में, उनको प्रलोभन दे करके वो अपने पाले में कर लेते हैं ताकि इनका जो नेतृत्व है वो हमारे पाले में रहे, कभी भी ST SC OBC को जागरूक ना कर सकें। और मेरा आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूथ लोगों को, जैसे जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, तो अपने घरों से निकल कर आएँ, अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को सबसे पहले उनको जागरूक करें, OSS में उनको शामिल करें। क्योंकि यदि हम शामिल नहीं हुए तो जैसे आदरणीय पटेल जी बोल रहे थे कि मनुवादी जो लोग हैं वो मनुस्मृति टाइप की चीज़ों को हमारे देश में लागू करेंगे, जिसमें उच्च वर्ग जो है वो ब्राह्मण होगा, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, और जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता, मतलब जनेऊ में जिनका धारण जो लोग नहीं करते हैं, उनको शूद्र बना दिया जाएगा। और लगभग उसी तरह की स्थिति हमारे देश में फिर से निर्मित हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग एक बार फिर से OSS के मंच पर चिंतन मनन करते हुए एक बार आएंगे और अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद सबके बारे में बताया और समाज के लोगों में जो बुराइयाँ देखा दिखी, जो बुराइयाँ आ जाती हैं उसके बारे में बताया। बुराइयाँ समाज में 2 प्रकार की होती हैं, एक तो नेसेसरी है, जिसको कहते हैं, नहीं अननेसेसरी है, आवश्यक बुराई और अनावश्यक।